हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा, और स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है तो बताइएगा। ये लाइव सेशन है। ये जो सेशन है ये फटाफट रिवीजन रिवीजन वाला सेशन है। इसमें हर एक टॉपिक का ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं काफी डिटेल में। जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर इस पर्टिकुलर लेक्चर को देख रहे हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखिएगा, आपको जो है वो पूरी लिंक्स मिल जाएगी हर एक टॉपिक की। राइट, चलो गाइस कंफर्म कर दो। और बाकी आप लोगों को अगर हमारे बैचेस ज्वाइन करने हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के, तो ये नंबर है 9713282838। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर फटाफट रिवीजन सीरीज को। एंड जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट का। फटाफट गाइस बताइए कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में हम लोग को किस चीज के बारे में एक जानकारी मिलती है। क्या इंडिया के अंदर रिच और पुअर के बीच का गैप जो है वो काफी बड़ा है क्या? और बड़ा है तो कितने परसेंटेज बड़ा हम लोग को देखने को मिल रहा है? या फिर इस सेंस में जो है वो आपको ध्यान में रखना है मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडिया के अंदर जैसे कि 1%, टॉप 1% रिच की बात करें या टॉप 10% रिच जो है, उनकी जो नेशनल इनकम है उसमें उनका शेयर जो है वो कितना है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की रिलीज हुई है। इसे रिलीज किया है, आपको ध्यान में रखना है, ये लैब के द्वारा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा, जो कि पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक रिसर्च सेंटर हम लोग को देखने को मिलता है वहां पर। राइट, तो ये डेटा बताता है कि कंट्री के अंदर रिच और पुअर के बीच में गैप कितना है, और आपस में कंट्रीज के बीच में गैप कितना है। तो ग्लोबल लेवल पर हम लोग समझ रहे हैं कि आपस में कंट्रीज के बीच में रिच और पुअर का जो गैप है वो डिक्रीज हुआ है, बट हम लोग को कंट्री के अंदर रिच और पुअर का जो गैप देखने को मिला है वो इंक्रीज हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, जिसकी एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छी जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। हर एक चीज, जैसे कि देखिए पूरे दुनिया भर में जो रिचेस्ट 10% जो पॉपुलेशन है वो पूरे दुनिया भर की यहां पर बात की जा रही है, वो 52% ग्लोबल इनकम को लेकर जाती है। राइट, और पुअरेस्ट 50% को सिर्फ जो शेयर मिलता है ग्लोबल इनकम का, वो 8.5% का मिलता है। तो ये ग्लोबल लेवल की एक कुछ चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर वेल्थ के बारे में भी जो है वो बात की गई है, वेल्थ यानी कि संपत्ति वगैरह, वैश्विक संपत्ति वगैरह, तो उसके भी इनइक्वालिटी, असमानता के बारे में जो है वो बात की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। राइट, तो इसमें जितने भी डेटास आपको मिल रहा है, आप मेंस में बहुत अच्छे से जो है वो यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के डेटास। राइट, और इसके अलावा इंडिया का ये डेटा जो है वो आपको पता होना चाहिए। टॉप 1% इंडिया की बात करें, तो जो टॉप 1% जो रिच की अगर हम लोग बात करें, तो वो पूरे नेशनल इनकम का 21.7% शेयर जो है वो ले जाते हैं, यानी कि नेशनल इनकम ले जाते हैं। और टॉप 10%, ये तो 1% की बात करिए, और टॉप 10% इंडियन जो है, रिच इंडियंस की अगर हम लोग बात करें, तो उनके पास नेशनल इनकम का जो शेयर है वो 57% का। तो ये वाला आंकड़ा जो है वो जरूर आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, और बॉटम वाला भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उनके पास जो शेयर है वो 50%, जो बॉटम की जो पॉपुलेशन, उनके पास मात्र 13% का शेयर है। राइट, बाकी ये कितने रुपीज वाला है, तो ये आपको जो है वो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, बट वो 57% वाली जो चीज है वो थोड़ा ध्यान में रखना। अच्छा, ब्रिटिश एरा के समय पर इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा थी या कम थी, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस समय ज्यादा नहीं थी, उस समय कम थी, आज की डेट में बढ़ गई है। और इवन ब्रिटिश ब्रिटिश पीरियड में जितनी ज्यादा थी, उसके बाद जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली तो हमने कम करी। मतलब कि इस इनकम इनइक्वालिटी को कम करने में गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट की पॉलिसीज का एक बहुत मेजर रोल रहता है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो, ये वाला एंगल आपको अपने मेंस के आंसर में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, तो ये चीज है, और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट, तो गाइज ये जो लाइव रिवीजन फटाफट सीरीज जो चलती है, तो इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर आप जो है वो पूछ सकते हैं। हाँ महक जी, पूछिए आप डाउट। चलो, जब तक महक जी का डाउट आ रहा है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस सर्विस अमेंडमेंट बिल 2021, ये बेसिकली संशोधन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आप लोग मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी क्या पार्लियामेंट निर्धारित करती है कि नहीं। क्वेश्चन है महक जी का कि सर जो पॉलिसीज थी फर्दर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुई, मतलब किस टाइप की पॉलिसी। देखो, सरकार चेंज होती है तो पॉलिसीज चेंज होती है, एज सिंपल एज दैट। देखिए महक जी, क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री के अंदर 5 साल का टेन्योर होता है। राइट, इलेक्टेड गवर्नमेंट का, या उससे कम का, मैक्सिमम 5 इयर्स का हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, उससे पहले जो है वो हट जाए तो हट जाए, बट जैसे ही पार्टी चेंज होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होंगी। या फिर इवन जैसे कि जो पर्सनालिटीज हैं, ऑब्वियसली होता है, ये पार्टी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, ये बेसिकली पर्सनालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, अब पॉलिसी मेकर के ऊपर स्पेशली डिपेंड करता है।
अब आने वाले समय में वैसे पॉलिसी मेकर इफेक्टिव तरीके से पॉलिसीज नहीं बना रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज द इशू। गेटिंग इट? बिल्कुल, स्नेहा जी ने लिखा कि चेंज इन गवर्नमेंट इक्वल्स टू चेंज इन पॉलिसी। एंड ऐसी कौन सी थी जो अच्छी थी जो हम सजेशन में लिख सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप देखो, सबसे पहली चीज तो इनकम इनइक्वालिटी को अगर आपको रिड्यूस करना है तो इसके अंदर भी तो सजेशन थे कि आपको जो है वो किस चीज पर फोकस करना है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करना है। आपको बताया भी था लेक्चर को पढ़ाते समय, आपने ध्यान नहीं दिया शायद इन सब चीजों के बारे में। एम्प्लॉयमेंट को आपको जनरेट करना है, राइट, ज्यादा से ज्यादा। याद आया आपको? एम्प्लॉयमेंट आपको जनरेट करनी है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो सरकार जो वेलफेयर की स्कीम्स लेकर आ रही है, तो वो स्कीम्स का प्रॉपर बेनिफिट जो है वो मिल सके, जिससे कि बैकवर्ड लोग अपलिफ्ट हो सके। क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि इनकम गैप को रिड्यूस करना। और इनकम गैप कब रिड्यूस होगा? जब जो लोअर लेवल पर जो लोग हैं, यानी कि जिनकी इनकम बहुत कम है या ना के बराबर है, तो उनकी इनकम को अपलिफ्ट करना, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराकर, राइट। जैसे हमारे स्किल इंडिया मिशन जो हम लोग को देखने को मिला है, राइट। अब रिकॉल हो गया आपको महक जी? महक जी ने लिखा कि सर सुना था। अब समझ में आ गई पूरी चीज की कैसे आपको इसको लिंक करना है। वेरी गुड। चलो, अब मुझे ये बताओ कि बताओ जरा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी को कौन निर्धारित करता है? तो पार्लियामेंट जो है वो निर्धारित करती है, राइट। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि उस समय हमें देखने को मिला था कि ये पावर जो थी वो पार्लियामेंट के पास नहीं थी। बाद में जाकर एक अमेंडमेंट हम लोग को देखने को मिला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या वो 54th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? यस, 54th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत पार्लियामेंट के पास जो है वो पावर चली गई निर्धारित करने की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी एक कानून के थ्रू, कि पार्लियामेंट एक कानून के थ्रू जो है वो निर्धारित कर सकती है। और अभी हमें देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1958, इस कानून के तहत जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी रेगुलेट की जाती है, निर्धारित की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। अच्छा, अभी ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया है? क्योंकि इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो उसके बाद उनको पेंशन मिलती है, एडिशनल पेंशन जो है वो उनको प्रोवाइड की जाती है हर पर्टिकुलर, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 80 इयर्स के वो हुए तब उनको एडिशनल पेंशन मिलेगी, 85 की एज जब वो कंप्लीट करेंगे तब उनको एडिशनल पेंशन मिलेगी, एंड सो ऑन 90, 95 एंड 100, राइट। तो इस तरीके से उनको एडिशनल पेंशन मिलती है। तो यहां पर क्या था, इस कानून के अंदर वो प्रोसेस प्रॉपर नहीं लिखी हुई थी कि किस प्रकार से एज को जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा, राइट, किस प्रकार से एज जो है वो होंगी एडिशनल पेंशन का बेनिफिट हासिल करने की। तो इन्होंने सिर्फ एक इसमें एक्सप्लेनेटरी नोट लिख दिया, दैट्स इट। तो इस टॉपिक के अंदर सिर्फ आपको इस कानून के बारे में पता होना चाहिए और एक आइडिया होना चाहिए कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट दोनों की जो जजेस हैं उनकी सैलरी निर्धारित करने की। तो दिस इज द मेन चीज जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बाकी पोषण अभियान के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं, हमारी कंट्री के अंदर छोटे बच्चे, जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, राइट, और एडल्सेंट जो गर्ल्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, किशोर अवस्था वाली जो बच्चियां जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनको जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, हमारी कंट्री के अंदर स्टंटिंग वास्टिंग इस प्रॉब्लम को जो है वो दूर करना, और एनीमिया की प्रॉब्लम को जो है वो दूर करना, रक्त अल्पात जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। स्पेशली ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, जैसे कि ये जो पोषण अभियान जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव है 2018 में शुरू हुआ, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 2022 तक हर साल 2% की दर से स्टंटिंग और वास्टिंग की प्रॉब्लम को रिड्यूस करना, एनीमिया की प्रॉब्लम को रिड्यूस करना हर साल 3% की दर से, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और 2022 तक हमारी कंट्री के अंदर जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम की है, उनमें 25% से कम जो है स्टंटिंग की प्रॉब्लम जो है वो कर देना। तो इस पर मेनली फोकस किया गया, राइट। तो आपको पता है कि स्टंटिंग क्या होती है, वास्टिंग क्या होती है, राइट, नाटापन, दुर्बलता, तो ये सब चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी, इसको काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था और कई बार हालांकि इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। नीति आयोग ने भी जो है वो ये सजेशन दिया था। अब पोषण अभियान जो है उसका एक पोषण प्लस स्ट्रेटेजी भी है, जिसमें मेनली फोकस किया जाता है सोशल डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, राइट, जैसे कि जाति अवस्था वगैरह। तो ये जो हम लोग की हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलती है, छुआछूत जो देखने को मिलती है कि खाना जो है वो एक व्यक्ति से, मतलब जो छोटी जात के व्यक्ति से बड़ी जात वाले लोग जो है वो खाना नहीं लेते, तो इस प्रकार की भी जो चीजें है ना, उसको भी कम करने के ऊपर, यानी कि एक कॉमन किचन पर सभी लोग बैठकर जो है वो खाना खाएं, इस पर भी मेनली फोकस किया जाता है। इससे क्या होगा कि जो कास्ट, जो डिफरेंसेस है, जो जाति व्यवस्था जो है उसको कम किया जा सकेगा, गैप को रिड्यूस किया जा सकेगा। जैसे कि आपको पता है कि मिड डे मील स्कीम, जिसका नाम चेंज करके पीएम पोषण जो है वो कर दिया गया है कि नहीं, तो उसमें भी यही सेम चीज हमें देखने को मिलती है कि स्कूल में बच्चे जो है वो एक साथ एक कॉमन किचन जो है वो शेयर करें, राइट। कॉमन किचन शेयर करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है छुआछूत की और जाति व्यवस्था वाली, तो ये जो है वो रिड्यूस होगी, राइट। ऐसे ही
पोषण 2.0 भी हमें देखने को मिला। तो ये अम्ब्रेला स्कीम है। ये जितनी भी आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आंगनवाड़ी सर्विस, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडल्ट्स एंड गर्ल, नेशनल क्रेश स्कीम, तो ये सभी की सभी इसी के अंडर जो है वो आ जाती हैं। और इसको यूनियन बजट 2021-2022 में जो है वो अनाउंस किया गया था। इसके अंदर सभी स्कीम को जो है वो मर्ज कर दिया है। मतलब कि आप ये मान के चलो कि पोषण अभियान या फिर आप कह सकते हो पोषण 2.0 जो है, इसमें सभी जितनी भी स्कीम्स है जो कि हमारी कंट्री के अंदर माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की प्रॉब्लम को खत्म करने से रिलेटेड है, एनीमिया की प्रॉब्लम को खत्म करने से रिलेटेड है, हमारी कंट्री के अंदर लोगों में न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करने से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज, जितनी भी स्कीम चल रही है, सबको मर्ज कर दिया गया 2.0 के अंदर। राइट, तो ये चीज हमें देखने को मिली। अब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। राइट, ये प्रोजेक्ट जो है वो जैसे ही शुरू होगा तो 8 सालों में ऑलमोस्ट जो है वो बताया जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा। केन और बेतवा नदी दोनों ही ओरिजिनेट होती है कहां से, बताइए जरा? मध्य प्रदेश से। राइट, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में केन नदी और उत्तर प्रदेश की जो नदी हम लोग को देखने को मिल रही है बेतवा, मतलब केन केन और बेतवा दोनों ही ये हम लोग को मध्य प्रदेश से देखने को मिलती है। केन नदी यमुना से उत्तर प्रदेश में आकर मिलती है और बेतवा से आकर उत्तर प्रदेश में मिलती है। तो वहां पर ये क्या कर रहे हैं, ये केन नदी के पानी को जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं बेतवा नदी में, क्योंकि केन नदी के पास सरप्लस वाटर है और बेतवा नदी के पास जो है जब पानी को ट्रांसफर किया जाएगा तो जो ये रूट है ट्रांसफर करने का, जो जिस रूट के थ्रू ये पानी ट्रांसफर होगा, उस रूट, वो जो एरिया है वो बुंदेलखंड का एरिया है, जहां पर जो कि काफी ज्यादा वहां पर पीने के पानी की समस्या है या इन जनरल पानी की समस्या है। तो वहां पर पानी की समस्या को फुलफिल करने का ये काम करेगा। तो इसके काफी सारे ऑब्जेक्टिव है। यस, इवन बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का एक मेजर चैलेंज हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, मेजर प्रॉब्लम ये है कि इस प्रोजेक्ट जब आएगा तब पन्ना टाइगर रिजर्व पार्शियली सबमर्ज हो जाएगा, यानी कि पानी के नीचे चला जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो ये चैलेंज है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर ड्रिंकिंग वाटर की समस्या भी फुलफिल होगी और हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी और इसमें इरिगेशन सिंचाई के लिए भी पानी जो है वो प्राप्त होगा और बुंदेलखंड क्षेत्र को जो है वो काफी बेनिफिट जो है वो मिलेगा। राइट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन जो हमें देखने को मिलता है। राइट, तो ये चीज है। और पन्ना टाइगर रिजर्व वाले एंगल को भी जो है वो हमने देख लिया। काफी समय से रोका जा रहा था पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट को, बट अभी फाइनली इसको अप्रूवल जो है वो दे दिया गया है। और इंटर रिवर वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो तो इसके काफी बेनिफिट होते हैं। फूड और वाटर सिक्योरिटी बढ़ जाती है, एनहांस हो जाती है, पानी का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होता है, एग्रीकल्चर को एक बूस्ट मिलता है, डिजास्टर मिटिगेशन होता है। राइट, ट्रांसपोर्टेशन को भी बूस्ट मिलता है क्योंकि नदी के पानी के जरिए जो है वो आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी नदी नदी का जो है वो उपयोग आप कर सकते हैं। राइट, केन और बेतवा नदी मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती हैं और ये यमुना नदी की ट्राइब्यूटरीज हैं। केन यमुना नदी के साथ उत्तर प्रदेश में और बेतवा नदी के साथ उत्तर प्रदेश में मिलती है। राइट, कुछ डैम्स के नाम कभी कभी स्टेट जो है वो पूछ लेती है, स्टेट सिविल सर्विसेज, राजघाट, परीचा, माता टीला इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये डैम बेतवा नदी के ऊपर है और केन नदी जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। यस, पन्ना टाइगर रिजर्व में वल्चर के और जयकाल के हैबिटेट को ये अफेक्ट करती है। बिल्कुल सही लिखा स्नेहा जी ने। चलिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की हम लोग बात करते हैं। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के इसमें यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए। पहली बात तो अभी 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अभी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो स्टैब्लिश की जाएगी, अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि इसके 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया विधि आयोग के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन जो है, उनको अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है। 2020 से ये पद जो है उसके खाली है, वेकेंट है। राइट, तो ये चीज हमें देखने को मिली है। और इसमें ये भी चीज मेंशन थी कि 21st जो लॉ कमीशन जो हमें देखने को मिला है, तो उसके चेयरमैन जो है वो कौन है, तो ये बी एस चौहान, जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस बी एस चौहान, तो ये 21st लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। राइट, और अभी तक लॉ कमीशन ने 277 रिपोर्ट जारी की हुई है। 1955 में लॉ कमीशन लाई गई थी। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है। राइट, हर 3 साल में इसको स्टैब्लिश किया जाता है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गाइस, वीडियो नहीं दिख रहा क्या आपको? दरक्षा जी ने बोला कि वीडियो नहीं दिख रहा। वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या किसी को? दिख रही है? दरक्षा जी, आप इसको जो है वो बंद करके फिर से चालू करिए प्लीज। इसको बंद करके चालू करिए। कई बार क्या रहता है कि जो ये लाइव वाली जो एप्लीकेशन है ना आपकी, ये कई बार मतलब एक्चुअली क्या होता है कि ज्यादा रैम लेती है। तो चेक करो कि पीछे बैकग्राउंड में जितनी भी एप्लीकेशन है सब बंद कर दो। ठीक है, चलिए आइए। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि इसमें चेयरमैन के अलावा हम लोग को 4 फुल टाइम मेंबर्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं। राइट,
और इसके अलावा लॉ और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज हम लोग को लॉ मिनिस्ट्री के एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पर देखने को मिलते हैं, राइट। और 5 से ज्यादा इसमें पार्ट टाइम मेंबर्स जो है वो नहीं होंगे, और इसके चेयरमैन जो होंगे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसका काम क्या होता है, तो आपको पता है कि लॉ कमीशन जो है हमारी कंट्री के अंदर जो कानून, जितने भी कानून हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उसमें अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, कोई इश्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर आने वाले समय में मतलब ऐसा लग रहा है लॉ कमीशन को कि ये फलाना जो कानून है वो आज की डेट के हिसाब से आउटडेट हो चुका है, तो उसको अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए सुझाव जो है वो लॉ कमीशन देती रहती है। और उसने काफी सारे सुझाव जो है वो दिए हैं, जैसे कि आपको पता है कि पिछली जो लॉ कमीशन थी उसने काफी सारे जो है वो सुझाव जो है वो दिए थे। मेरे ख्याल से वन ऑफ देम इज यूनिवर्सल सिविल कोड, राइट। तो ये वाला एक हम उन्होंने यूसीसी का भी एक सुझाव जो है वो दिया था, राइट। तो ऐसी कुछ बेसिक चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब जब ये इसके बारे में जब डिस्कशन चल रहा था कि अभी तक लॉ कमीशन हमें जो देखने को मिल रही है तो उसको, उसके मेंबर्स को अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया, तो उस दौरान सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात करी, शक्ति के पृथक्करण की जो है वो बात करी, राइट, कोर्ट ने। तो ये आर्टिकल 50 आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो है वो बात करता है, राइट, आर्टिकल 50। और इसके अलावा आर्टिकल 122 212 जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर की जो है वो बात करता है कि वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। तो हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर की जो भी प्रोसीडिंग होती है, यानी कि जो भी कार्रवाई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर चलती है, तो उस यानी कि जो डिस्कशन है, जो एमपी जो डिस्कशन करते हैं, तो उसको आप कोर्ट के दायरे में नहीं ला सकते, राइट। तो ये चीज हम लोग को, ये प्रिविलेज जो है वो लेजिस्लेचर एंजॉय करते हैं। मैंने आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में जब पढ़ाया था तो इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करवाया था, आपको शायद याद आ रहा हो, राइट। आर्टिकल 53 और 154 जो है, इट प्रोवाइड दैट द एग्जीक्यूटिव पावर of the union and state shall be vested with the president and the governor and they enjoy immunity from civil and criminal liability। तो आपको पता है इसकी, हालांकि क्रिमिनल इम्यूनिटी जो है वो प्राप्त नहीं होती है एमपीज को, बट गवर्नर और प्रेसिडेंट को क्रिमिनल इम्यूनिटीज भी प्राप्त होती हैं तब तक के लिए जब तक कि वो अपने ऑफिस में है, राइट। जैसे ही वो एक बार अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट आल्सो, राइट। याद आ रहा है आपको आर्टिकल 53 140 154 का ये पॉइंट है। देन आर्टिकल 361 की प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। कि इनका जो ऑफिस है, राइट, यहाँ से जो भी ऑर्डर पास होता है तो उसके लिए ये किसी भी कोर्ट में, कंट्री के किसी भी कोर्ट में जो है वो मतलब आंसरेबल नहीं है, राइट। कोई भी कोर्ट जो है उनसे पूछताछ नहीं करेगी कि इन्होंने क्यों इस प्रकार का ऑर्डर जो है वो पास किया। गेटिंग इट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। किसी को कोई डाउट इस टॉपिक के अंदर? आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। गई सही लग रही है ना आपको? ये फटाफट रिवीजन सीरीज में भी आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये एक बहुत सोच समझ के एक पैटर्न के थ्रू मैंने शुरू किया आप लोगों के लिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स को इस पैटर्न के बारे में नहीं पता तो उनको कंफ्यूजन होता है। देखो होता क्या है कि आपको पहले पीडीएफ मिल जाती है, आपको पीडीएफ को रीड करना है। और अभी मैं जो सेपरेट जो वीडियोस लेकर आ रहा हूँ उसका मेन पर्पस ये भी है कि आप बिफोर लाइक गोइंग फॉर मेंस, आपके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना के रखी हुई, आप उस प्लेलिस्ट को जो है वो देखकर पूरे टॉपिक्स को कवर कर ले। तो उसका ये भी मेन पर्पस है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप पहले पीडीएफ पढ़ोगे, नेक्स्ट डे तक या कुछ समय के बाद आपके पास उसके लिंक्स आ जाएंगे, यानी कि उन टॉपिक्स के, तो उन टॉपिक्स को आप कवर करना। मैं मर्ज लेक्चर भी जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। अभी क्या, आज के लेक्चर में एक टॉपिक जो है वो अभी एडिटिंग पे रखा हुआ है, यानी कि हमारे एडिटर के पास है, वो जल्दी से एडिटिंग करके देंगे तो फिर मैं उसको अपलोड कर दूंगा और फिर आपको एक मर्ज वीडियो भी मिल जाएगा। तो आपका काम क्या है, पहले पीडीएफ पढ़ना अच्छे से, उसमें जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो लिखना, फिर क्लासेस को देखना, फिर उसके बाद रिवीजन कर लेना। और ये लाइव रिवीजन सेशन जो है इसमें आपके जो भी डाउट्स है वो मैं पिक कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली मेन चीज जो है वो चलती है, जिससे कि, क्योंकि क्या हो रहा था कि मैं रेगुलर आपका रिवीजन नहीं करवा पा रहा था, तो ये भी एक इशू चल रहा था। तो मैंने सोचा कि ये पैटर्न बनाते हैं, इस पैटर्न से कोई आपको तोड़ ही नहीं सकता है सिविल सर्विसेज को क्रैक करने से, राइट। चलो, सीडीएस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और काफी दुख की खबर आप जानते ही हैं हमारे लिए कि हमारे जो सीडीएस जो है वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, तो उसके कारण वो नहीं रहे, राइट। सीडीएफ सॉरी सीडीएस जनरल बिपिन रावत, राइट। तो आप जानते ही हैं, तो इनकी वाइफ भी और इनके साथ आर्मी ब्रिगेडर भी थे और 10 और लोग जो थे जिनकी जो है वो जान चली गई। तो ये आपको थोड़ा सा कुरनूर घाट थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कुनूर घाट, सॉरी कुनूर घाट, तो इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। और सीडीएस के बारे में सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर हैं गवर्नमेंट के ये। सीडीएस का रिकमेंडेशन किसने दिया था, कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो कारगिल रिव्यू कमेटी, राइट। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 4 स्टार जनरल होते हैं ये,
परमानेंट चेयरमैन हम लोग को देखने को मिलते हैं ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो हमारी जो तीनों आर्म्ड फोर्सेज हैं, 3 आर्म फोर्स, 4 आर्म फोर्स नहीं, अभी 3 आर्म फोर्स के जो चीफ जो है वो इसमें रहते हैं, और इसके जो हेड होते हैं इस कमेटी के या परमानेंट चेयरमैन जो होते हैं वो सीडीएस होते हैं, राइट। तो इनका मतलब कोर फंक्शन काफी सारे हैं। एक तो ये आपस में संतुलन बनाने का जो है वो काम करते हैं, या तालमेल बनाने का काम करते हैं तीनों फोर्सेस के बीच में। तीनों फोर्सेस को जिस भी वेपन की रिक्वायरमेंट है, जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को जो है वो पहुंचाते हैं गवर्नमेंट तक, यानी कि पीएमओ तक, राइट। तो ये बहुत सारे इसके काम हम लोग को देखने को मिलते हैं। और पीएमओ जो नेतृत्व करते हैं, या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो नेतृत्व करते हैं एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का, राइट, तो उसके भी मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर जो है ये कार्य करते हैं। और नई नई जैसे कि जो एरियाज हैं, जैसे कि साइबर स्पेस का या स्पेस का वॉरफेयर डोमेन, नए नए जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर भी अपना रिकमेंडेशन देते हैं, उस पर भी नेतृत्व करते हैं ये, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये सीडीएस की, राइट। और एक बार सीडीएस से कोई भी व्यक्ति जब यानी कि हटते हैं, यानी कि उस पोस्ट को ज्वाइन करने के बाद जब हटते हैं उस पोस्ट से, तब उसके 5 साल तक वो कहीं पर भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट तक नहीं कर सकते, और उनको कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं मिलेगी उसके बाद, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बस आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। इवन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस प्लानिंग कमेटी के मेंबर भी सीडीएस हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं ये डिफेंस मिनिस्टर के, और इवन परमानेंट चेयरमैन हम लोग को, जैसे मैंने आपको बताया, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट इसमें? अच्छा, ये पेप्सिको का एक पूरी केस स्टडी है जिसको मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। इसके बारे में मैं आपको बस बेसिक सा रिवीजन में जो है वो चीज बताता हूं। वो ये है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी। ये जो है ना, ये कानून आपके लिए थोड़ा सा, ये एक्चुअली ये कानून है और ये अधिकार है, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। ये एक्चुअली एक काम करेंगे, इसको पता है, आप पूरा जो प्रॉपर जो लेक्चर देखोगे ना, तब आपको उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। अभी के लिए बस ये जानो कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, राइट, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे प्लांट की नई ब्रीड्स या नई वेराइटीज जो हम लोग को देखने को मिल रही है, अब जिसने वो नई वेराइटी बनाई है, राइट, तो उसने क्या किया, उसने उस वेराइटी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। जैसे आपको पता होगा, जैसे कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, दवाई के केसेस में याद आ रहा है, हमने पेटेंट्स के बारे में बात करी हुई, दवाइयों के केसेस में, तो दवाई के पेटेंट होते हैं। जैसे आपकी कंपनी है, आपने लेट्स से कि आप ब्रीडर हो, आपने क्या किया, आपने एक कंपनी जो है वो स्टैब्लिश करी, इस कंपनी ने एक नए प्लांट की वैरायटी बना दी, आपने उसको रजिस्टर कर दिया। अब आपकी ये रजिस्टर्ड वैरायटी है, तो फिर क्या होगा कि आपके पास पूरी अथॉरिटी होगी कि आप चाहोगे कि वो कहां पर उगे, किस जगह पर उगे। यही बात है ना, कि उससे जो रिटर्न जो भी आए वो आपके पास आए, तो ये आपके पास उसके पूरे राइट्स हो जाएंगे। जैसे कि कॉपीराइट का केस, जैसे कि हमारा लेक्चर है, राइट, तो इस पर जो कॉपीराइट है वो झा सर एकेडमी फॉर आईएएस का कॉपीराइट है, राइट, कि इसको और कोई यूज नहीं कर सकता बिना कंपनी की परमिशन के, राइट। तो ये इस प्रकार की चीजें जो है वो चलती हैं, इस प्रकार से जो है वो चीजें ऑपरेट होती हैं। यस, ओनरशिप, तो प्लांट की वैरायटीज की भी ओनरशिप होती है, जो ब्रीडर्स के पास होती है, एंड यस फार्मर्स के पास भी होती है। तो इसमें अधिकार बताए हुए हैं इस पर्टिकुलर कानून के अंदर, कि फार्मर्स के क्या अधिकार होंगे, ब्रीडर्स के क्या अधिकार होंगे, और जो रिसर्चर्स जो हैं उनके क्या अधिकार होंगे। तो बहुत सिंपल और इजी सी चीज, मैं आपको एक केस भी समझा ही देता हूं अभी अभी के अभी, जिससे कि और क्लैरिटी आपको मिल जाए। गुजरात में एक केस चला था, गुजरात में लेस करके एक कंपनी है, आपको पता होगा, लेस काफी फेमस उसकी चिप्स आते हैं, तो वो उसकी पेरेंट कंपनी जो है वो पेप्सिको है, राइट। तो पेप्सिको की एक पोटैटो की वैरायटी थी, PC5 पोटैटो वैरायटी, इसका यूज कर रहे थे गुजरात के किसान, इसको कल्टीवेट कर रहे थे। तो पेप्सिको ने गुजरात के किसानों के खिलाफ जो है वो केस जो है वो फाइल कर दिया था, केस रजिस्टर कर दिया था। बट हालांकि उन्होंने फिर बाद में बोला कि हम जो है वो मतलब एम्बिकली, यानी कि आपस में बातचीत करके, और मतलब समझौता टाइप का नहीं, मतलब कि आपस में बातचीत करके हम इस केस को जो है वो हटा रहे हैं, और हम जो है वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं किसानों को, कि ठीक है, इट्स ओके, हम केस जो है वो वापस ले रहे हैं। तो बाद में ये विड्रॉ कर दिया था उन्होंने अपने केस को। बट एक्चुअली विड्रॉ करने का कारण ये भी था कि जो उनके लॉयर्स थे उनको बताया था कि भैया देखो, ऐसा है कि इंडिया के अंदर जो ये कानून है वो ये कहता है कि किसान जो है वो उगा सकते हैं आपके बीज को, यानी कि आपने जो ये पोटैटो की वैरायटी के जो बीज दिए हैं, या पोटैटो की आपकी जो वैरायटी है उसको ये उगा सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं, उसमें उनको कोई रोक टोक नहीं है। तो याद रखना, किसानों को किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, राइट। बट पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ ऐसे ब्रांडेड सीड्स होते हैं, राइट, ब्रांडेड सीड्स, उसको बेचने के अधिकार, बीज को बेचने के अधिकार किसान के पास नहीं है, बट उसको उगाने के अधिकार किसान के पास है। तो ये मेन पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और जो रिसर्चर्स वगैरह होते हैं, देखो ये वाला कानून है 2001 का, ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है। और जो रिसर्चर्स होते हैं,
अब कोई भी चीज अब रिसर्च के लिए तो आप उपयोग कर ही सकते हो, तो रिसर्चर्स के पास पूरे अधिकार होते हैं किसी भी पर्टिकुलर जो जो भी अगर रजिस्टर्ड अगर कोई सीड भी है क्यों ना, तो उसको वो यूज कर सकते हैं। बट हाँ, उस सीड का यूज करके अगर वो कुछ और दूसरी नई सीड बनाते हैं और फिर उसके बाद उसका रीयूज करते हैं, तब उनको ब्रीडर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये चीज इसके अंदर हमें देखने को मिली थी। तो एक आइडिया मिला आपको कि ये टॉपिक जो है वो किस टाइप का, किससे एसोसिएटेड है। तो मेन चीज आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अपने दिमाग पर रखिएगा, राइट। जैसे कॉपीराइट्स वगैरह होता है, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपने इस टॉपिक को एक बार गो थ्रू किया होगा, आई टोटली अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज आपको इस टॉपिक के ऊपर से निकली होगी। तो 18-20 मिनट के आसपास का मैंने अभी एक टॉपिक जो है उसका बनाया हुआ। एक्चुअली क्या हुआ था कि आपको ये लेक्चर थोड़े से लेट इसलिए भी मिल रहे हैं, थोड़े से लेंदी लेक्चर्स थे। जैसे कि आपका स्टार्टिंग वाला जो लेक्चर जो था, यानी कि स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक जो था वो भी जैसे कि हमने इनइक्वालिटीज रिपोर्ट के बारे में जो डिस्कस किया था, तो वो भी एक अच्छा खासा टॉपिक था। तो इसलिए थोड़े से आज का लेक्चर थोड़ा सा डिले हुआ है, लिंक्स डिले हुई हैं। एंड सर, फार्मर्स कैन ग्रो नॉट सेल, इज इट राइट? नहीं नहीं, फार्मर्स कैन सेल ऑल्सो, बट फार्मर्स कैन नॉट सेल द सीड्स विथ सीड्स, सर्टिफाइड सीड्स, राइट। जो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं, सीड्स यानी कि बीज, उसको किसान बेच नहीं सकते, बट किसान क्रॉप को जरूर बेच सकते हैं, उसमें उनको कोई रोक टोक नहीं। बीज नहीं बेचना है, मेन थिंग इज बीज। ठीक है, क्लियर हो गया स्नेहा जी? तो ये चीज है, तो इसको आप देखना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत अच्छे से मैंने एक एक पॉइंट इसका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है। अराउंड 18-20 मिनट्स का ये टॉपिक है, राइट। इसको जरूर देखना। वैसे तो अभी मैंने जितना आपको समझाया उसमें आपको एक आइडिया लग गया होगा, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कल के लेक्चर में आप पूछ सकते हो। इस टॉपिक पर हम फिर से एक बार जो है मैं आपको याद दिला दूंगा, या फिर आप मुझे याद दिला देना कि सर ये टॉपिक के बारे में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, राइट। तो ये चीज यूपीआई के बारे में, यू गाइस नो, अब यूपीआई फीचर फोन के लिए भी बहुत जल्दी जो है वो आने वाला है, राइट। यूपीआई के बारे में आपको इसमें मेनली चीज तो एक तो देखो क्या होता है कि कई बार इसका फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म आपको जो है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसके फुल फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ऑथेंटिकेशन के बारे में एज सच तो ये पूछेंगे नहीं, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि यूपीआई किसके अंडर आती है, एनपीसीआई के अंदर, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर आती है। और ये काफी सारी चीजें जैसे आईएमपीएस भी जो है वो एनपीसीआई के अंदर आती है, बट सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें, तो उस मामले में यूपीआई हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और टॉप यूपीआई के एप्स, यू नो कि कौन सी एप्लीकेशन है यूपीआई के। भीम भीम के बारे में पूछा जा सकता है, ये इंडिया की यूपीआई हम लोग को देखने को मिल रही है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जा सकता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, राइट। और इसे डेवलप किया एनपीसीआई ने, राइट। 2016 में जो है वो इसे लॉन्च किया गया था। और 3 लेवल ऑफ इसके ऑथेंटिकेशन होते हैं, तो आपको पता ही है ऑथेंटिकेशन किस प्रकार से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलते हैं। पिन वगैरह जनरेट करना रहता है, इसमें मोबाइल के साथ जो है उसको लिंक कर दिया जाता है, डिवाइस को जो है वो लिंक कर दिया जाता है नंबर के साथ। तो ये चीज इसके ऑथेंटिकेशन के अंदर आ जाती है। तो क्लियर सभी लोगों को सभी बातें? और बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे लाइव कोर्स ज्वाइन करना है या फिर हमारे जो यूपीएससी कोर्सेज ज्वाइन करना है, तो आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, नहीं तो फिर साइन ऑफ करें। चलो गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और बाय द वे, आप लोग के न्यूज़पेपर जो है वो अपलोड कर दिए हैं एडिटोरियल के लिए, आप न्यूज़पेपर जो है वो रीड करिएगा। चलो, जय हिंद।